ओके, तो जीरियाट्रिक साइकेट्री बेसिकली जो है, अ, अगर सीधी सीधी बात करें तो ऐसे देखें तो बूढ़े लोगों में क्या क्या ब्रेन की बीमारियां आती हैं उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो ये पहले तो हम बात क्यों कर रहे हैं, इनफैक्ट आईयूआईसी ऐसा जीरियाट्रिक साइट पे क्यों इतना दावा दे रहा है। बात यह है कि अगर हम 2010 के सेंसस को देखें तो हमें पता चला था कि 8% का पॉपुलेशन का जो है वो हमारी पॉपुलेशन जीरियाट्रिक एज ग्रुप में आती है, 60 इयर्स के ऊपर आते हैं। और ये नंबर जो है बढ़ता जा रहा है। अभी ज्यादातर लोग जो यहाँ पे अभी मौजूद हैं, मेरे ख्याल से अभी वो लोग पिछले 10 साल में जीरियाट्रिक एज ग्रुप में नहीं थे, पर इस साल आ चुके होंगे। 2020 वाले नंबर्स हमारे पास है नहीं, पर हमें दिखता है कि ये ज्यादातर बढ़ने वाला है। और इंडिया का एक बहुत बड़ा जो नंबर है वो जीरियाट्रिक पॉपुलेशन की तरफ जाएगा। तो कॉमन प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं, या अगर बोले ओल्ड एज के साथ कॉमन चैलेंजेस क्या क्या होते हैं, तो हमें पता है कि मोतीबिंद होता है, लोगों को, ज्यादातर लोगों को हो जाता है कैटरैक्ट, या कुछ लोग ग्लॉकोमा बोलते हैं उनको, होने के चांसेस बढ़ते रहते हैं। बहुत लोगों को हियरिंग लॉस होने लगता है, कान से कम सुनाई देना। साथ ही साथ में आर्थराइटिस जैसी परेशानी भी आती है। दांत के बहुत सारी परेशानियां आती हैं, और उसको छोड़ के और बहुत सारे अलग अलग परेशानियां भी होती हैं। मैं सारे नहीं बोलने वाला हूँ वरना बहुत लंबा चले जाएगा। साथ ही साथ में हम देखते हैं कि अगर हम उन लोगों को देखें जो बूढ़े, हम मानते हैं बुजुर्ग लोग हैं, वो उनके लाइफ में कुछ अलग अलग इवेंट्स आते हैं जो बाकी लोगों ने नहीं देखा होता है। जैसे रिटायरमेंट है, उनको ये दिखता है कि बहुत सारे परेशानियां बढ़ती जाती हैं। क्रॉनिक इलनेसेस जो बहुत देर के लिए रह रहे हैं, डायबिटीज, बीपी की परेशानी ऐसी बढ़ती जाती हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगते हैं कुछ लोगों को, सबको नहीं पर कुछ लोगों को आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम ये आता है कि उन्हें केयर गिवर नहीं मिलता है। केयर गिवर नहीं मिलना मतलब ज्यादातर ये परेशानी हो सकती है कि उनके घर में साथ में जो बच्चे थे या कोई और भी थे वो बाहर कहीं शिफ्ट हो चुके हैं, तो उनके साथ में देखभाल के लिए वो है नहीं। हम आजकल अब्यूज बहुत ज्यादा देख रहे हैं काफी सारे जीरियाट्रिक पॉपुलेशंस में, स्पेशली घर के अंदर अब्यूज। स्पेशली अगर प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा है कि काफी लोग परेशान करते हैं जीरियाट्रिक एज ग्रुप को। और इसको छोड़ के और भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। तो कॉमन डर क्या रहता है जो बुजुर्गों को होता है? सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं कि हमें दर्द से बहुत डर रहता है, कि मुझे दर्द आएगा और उसको मैं ठीक नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। डिसेबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ काम आप जो पहले कर पा रहे थे अगर वो नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो कैसे करके करेंगे। बहुत सारे लोग अबैंडनमेंट के बारे में बताते हैं, मतलब लोग बोलते हैं कि अभी मैं अकेला हो गया हूँ, कोई मेरा देखभाल करने के लिए बचा नहीं है, और इस चीज़ का डर मुझे बहुत लगता है कि मैं अकेले रह जाऊंगा, मुझे परेशानियां आती रहेंगी, वो ठीक नहीं हो पाएंगी। और एक लास्ट चीज जो मैंने अपने सारे पेशेंट्स में देखे हैं, वो डिपेंडेंसी होता है। डिपेंडेंसी मतलब बेसिकली आप अपने काम के लिए दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर आप देखते हैं कि कोई आपका देखभाल कर पाए, क्योंकि आप अपना देखभाल ठीक से नहीं कर पा रहे। और ये चीज किसी भी एडल्ट के लिए बहुत परेशानी वाली चीज होती है, क्योंकि आप अपने पिछले 60 साल से देख रहे हैं सब कुछ अकेले कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं, और आज आपको ऐसी हालत हो गई है कि आपको किसी ना किसी की मदद लेने की जरूरत पड़ रही है। और ये इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं, कॉन्फिडेंस उनका उड़ जाता है अपने ऊपर से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों, इस बारे में मैं थोड़ा बाद में भी बताऊंगा। तो अगर हम बात करें एजिंग की, या फिर उम्र के साथ क्या क्या बदलाव आते हैं बॉडी के ऊपर, तो ये हमें दिखता है और ये सारे लोगों को समझ में आता है कि धीरे धीरे हम जो भी कुछ कर रहे होते हैं वो उनका फंक्शनिंग कम होता रहता है। जो चीज मैं पहले बहुत अच्छी तरह कर पाता था अभी मैं उतने शायद अच्छी तरह नहीं कर पाऊंगा। जो चीजों को मैं पहले कर पाता था शायद ऐसा हो सकता है कि मैं उन चीजों को कर नहीं पा रहा हूँ।
साथ ही साथ में जैसे लोग बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन जो होता है, आपका पेट का एक फंक्शनिंग है अच्छी तरह उसको क्लियरेंस कराना, पर कॉन्स्टिपेशन बहुत लोगों को आने लगता है क्योंकि वो फंक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो हम देखते हैं एजिंग में बेसिकली लोगों के फंक्शन जो हैं धीरे धीरे कम होते रहते हैं और उनकी वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उनको कुछ बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो है ये ब्रेन है हमारा। मैं आप लोगों को ये सिर्फ इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ ताकि आपको दिखे कि जो ब्रेन है वो कैसा ऑर्गन है। ये ब्रेन का एक छोटा सा कोना दिख रहा है आपको, ये बेसिकली हम बोलते हैं कि ब्रेन के कुछ 6 लेयर होते हैं। 6 लेयर मतलब अलग अलग यहाँ पे न्यूरॉन्स हैं या उसके ब्रेन के सेल्स हैं, और ये आप देख रहे हो कि यहाँ पे अलग अलग उनके बीच में कनेक्शंस बनते हैं। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझना है कि कुछ भी काम हो, जैसे ये पेन है, इस पेन को मैं अपने हाथ से पकड़ रहा हूँ, ये काम करने के लिए भी मुझे ऐसा रहता है कि मेरे ब्रेन के मल्टीपल जगहों पे, बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे सेल्स के बीच में कम्युनिकेशन होना होता है, तभी जाके वो ठीक से कर पाते हैं। कहीं पे भी अगर कहीं भी सर्किट में कहीं प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम हो सकता है और उसकी वजह से हम ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, मतलब पेन जो उठा रहा था वो हाथ से स्लिप होके गिर सकता है अगर सारे कनेक्शन ठीक से नहीं चल रहे हैं तो। अच्छा, अभी यहाँ तक लोग बोलने लगते हैं कि सर आप तो एकदम अलग ही तरीके से जा रहे हैं, हम तो सुनने आए थे कि कैसे करके बचाते हैं, पर आप तो हमें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें बता रहे हैं। तो अगर आप मेरे टॉक से कुछ वापस ले जाना चाहते हैं अपने दिमाग में 3 पॉइंट बस याद रखिए। ब्रेन जो है वो एक सेंट्रल ऑर्गन होता है। सेंट्रल ऑर्गन मतलब क्या, कि आपकी पूरी शरीर का कंट्रोल ब्रेन के थ्रू होता है। जो चीजें हमें लगती हैं ब्रेन से कनेक्टेड नहीं है, वो भी सारी चीजें उनके इनडायरेक्ट कंट्रोल के थ्रू काम करती हैं। तो शरीर का कोई भी एक हिस्सा नहीं है जो हम बोलते हैं कि ब्रेन के कंट्रोल में नहीं आता, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। दूसरी चीज जो है, ब्रेन एक बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, उसमें बहुत सारे सेल हैं, बहुत सारे कनेक्शंस हैं, और ये सारे एक साथ काम करते रहते हैं, तब जाके हम कोई भी एक सिंपल चीज कर पाते हैं। जो एक चीज सोचने के लिए भी कम से कम लाखों न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होने पड़ते हैं, इसके पहले हम सोच पाए। लास्ट चीज, ये तीसरी चीज जो है कि ब्रेन भी एक ऐसा ऑर्गन है जो बाकी पूरे शरीर के ऑर्गन जैसे ही रहते हैं, धीरे धीरे एज के साथ हम देखते हैं उसके फंक्शंस में कमी होती रहती है या गिरता रहता है। ये 3 चीज अगर आप सिर्फ याद रख पाए तो ये मैं बहुत खुश हो जाऊंगा आप। तो अभी हम बात करते हैं कि ये फंक्शंस होते क्या हैं ब्रेन के। तो जैसे नींद बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रेन का एक फंक्शन रहता है, और हम देखते हैं कि हमारी उम्र जैसे बढ़ती जाती है, छोटे बच्चे को सबसे अच्छी नींद आती है, सबसे गहरी नींद आती है, पर जैसे जैसे हमारी बढ़ती जाती है अब नींद नहीं आ पाती। कुछ लोगों को 60s के बाद 70s के बाद इंसोम्निया बहुत कॉमन होता है। वो अगर सोते भी हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 घंटा 4 घंटा, उसके ऊपर नहीं सो पाते हैं। दूसरी चीज जो है एपेटाइट या भूख लगना, वो भी एक फंक्शन है ब्रेन का। मेमोरी, याददाश्त, वो भी एक फंक्शन है। कंसंट्रेशन, एक चीज पे ध्यान रखना, फोकस करना, वो एक फंक्शन है। आपके सोचने की स्पीड जो है या कैपेसिटी जो है, एफिशिएंसी आपके काम करने की, वो भी एक ब्रेन का फंक्शन है। ब्रेन कैसे सिचुएशन में कौन से इमोशंस को कंट्रोल में कैसे करके रखना है, वो भी एक फंक्शन है ब्रेन का। और ये हम देखते हैं जैसे जैसे बढ़ते जाता है, उम्र बढ़ता जाता है, ये सारे फंक्शन धीरे धीरे कम होते जाते हैं। साथ ही साथ में लॉजिकल थिंकिंग, जो रीजनिंग रहती है, कोई भी एक प्रॉब्लम हो उसे कैसे करके सॉल्व करना होता है, ये सेक्सुअल डिजायर, ये और इसको छोड़ के और बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ब्रेन के, वो हमें ध्यान रखना है। पर आप बेसिकली अगर हम बात करें फंक्शंस क्या क्या होते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं वो ब्रेन का एक फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन जो है ब्रेन के, अगर एकदम ठीक से चल रहे हैं, कहीं पे फंक्शन गिर नहीं रहा है, कोई आपको दिख रहा है कि आप पहले जैसे ही काम कर रहे हैं, तो ज्यादातर आपको कोई परेशानी नहीं होती है, आप हेल्दी एजिंग की तरफ जाते हैं, अच्छी तरह ग्रोथ होता है आपका। पर अगर आपको इनमें कहीं पे कमी दिखने लगी, इसी चीज को हम डिमेंशिया बोलते हैं। अभी हमने बात किया जो फंक्शंस थे उनमें प्रॉब्लम आना, मेमोरी में प्रॉब्लम आना, सोच में प्रॉब्लम, जजमेंट में,
लोग लैंग्वेजेस भूल जाते हैं, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आना, वो रीजन नहीं कर पाते हैं उतनी अच्छी तरह जितना पहले करते थे। और डिमेंशिया हम उसको तब बोलते हैं जब वो उसके लाइफ में कहीं ना कहीं इंटरफियर कर रहा है। उसके वजह से अगर जैसे आप कैलकुलेट या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से आप ठीक से बैंक अपने फाइनेंसेस को नहीं संभाल पा रहे हैं, वो एक प्रॉब्लम हो गया। मेमोरी इश्यूज आपको इतने आ रहे हैं कि आप काम नहीं कर पा रहे, भूल जा रहे हैं घर पे क्या कहाँ पे रखा है, वो फिर भी डिमेंशिया के साइड में आता है। तो कहीं पे भी अगर आपका फंक्शन गिरते हुए दिखता है आपको, वो एक डिमेंशिया का साइन हो सकता है। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। अगर इसको थोड़ा आप ध्यान देंगे तो उम्र देखिए यहाँ 40 ईयर्स है, और हमें दिखता है जो डिमेंशिया के पेशेंट जो रहते हैं, जैसे हम मैंने बोला अगर कोई फंक्शन गिरता नहीं तो ज्यादातर आपका नॉर्मल एज की तरफ जाता है। उनमें भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आता है पर इतनी जल्दी उनके फंक्शंस नहीं गिरते। पर अगर हम देखें जिन लोगों में डिमेंशिया जैसे चेंजेस आने लगते हैं, हम देखते हैं बहुत हद तक हम लोग उनको 45-50 ईयर में ही हमें कुछ छोटे छोटे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर आपने उस टाइम पे इग्नोर किया, वो बढ़ता जाता है, 50s में आ जाते हैं। तब भी अगर आपको इतने प्रॉब्लम आ रहे हैं, कंसंट्रेशन गिर रहा है पहले से, आप सोच नहीं पा रहे उतनी स्पीड में जितना कर पा रहे थे, कैलकुलेशन जो पहले कर पाते थे अभी नहीं कर पा रहे हैं, और ये गिरता जा रहा है, आपने कुछ किया नहीं, तो ये सिर्फ एक्सेलरेट होता जाता है। और यही चीज बाय द टाइम आप 60 होते हैं, 70 होते हैं, और बढ़ता जाता है। और एक पॉइंट पे हम देखते हैं सारे डिमेंशिया वाले पेशेंट्स एंड में कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और के लिए, वॉशरूम जाने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज के लिए उनको किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। तो ये प्रॉब्लम आते हैं अगर इस चीज को आप इग्नोर करते हैं तो। पर अगर आप सोचिए, अगर आपने यहाँ पे पकड़ लिया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रहा है और आपने कुछ दवाई लिए या कुछ अलग से एक्सरसाइजेस किए जिससे आप इस फंक्शन को गिरने से थोड़ा रोक पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ज्यादातर यहाँ पे कंटिन्यू होता जाएगा, वो पूरा गिरेगा नहीं। और इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि हम डिमेंशिया को असेस करें अच्छी तरह। असेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अगेन रहेगा कि जितने जल्दी आप पकड़ पाए, जितना जल्दी असेसमेंट कराएंगे, उतने अच्छी तरह आप अपने फंक्शंस को उतने देर तक ठीक से रख पाएंगे। ये सिर्फ एमआरआई है, वो मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए किया है ताकि आपको समझे ब्रेन कैसा दिखता है एमआरआई में। ये जो ब्रेन हमने फोटो देखा था, ये नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का ब्रेन है, वो अराउंड 35-40 ईयर का रहेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्यादा कहीं गैप नहीं दिख रहे हैं, अच्छी तरह भरा हुआ है पूरा ब्रेन। सेम ब्रेन अगर डिमेंशिया में जाता है, उसमें ब्रेन में हमें ऐसी बदलाव दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप्स जो हैं उनमें बढ़ते जा रहे हैं, और भी कुछ चीजें होती जा रही हैं। पर हमें दिख रहा है कि अगर ये जो पहला हेल्दी ब्रेन था इससे कंपेयर करें, तो हमें दिख रहा है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत जगह आ रहे हैं। ये जो चीज है बेसिकली ऐसा हो रहा है कि न्यूरोनल लॉस हो रहा है आपके ब्रेन का। तो एज के साथ धीरे धीरे जब सारे ऑर्गन्स रहते हैं धीरे धीरे कम काम करने लगते हैं, उनमें थोड़े जो सेल्स रहते हैं कम फंक्शन के कारण धीरे धीरे मर सकते हैं। और यही चीज ब्रेन में दिखाई देता है डिमेंशिया में। ये जो है ये फंक्शनल स्कैन है। फंक्शनल स्कैन को हम इसलिए दिखाना चाह रहा हूं मैं कि ये इसमें हम रियल टाइम इमेजिंग कर सकते हैं ब्रेन का। हमें समझ में आता है कि कौन सा एरिया जो है, जो लाल है सबसे ज्यादा एक्टिविटी है, और जो ब्लू है वहां पे सबसे कम एक्टिविटी है। तो ये जो है ये एक नॉर्मल ब्रेन है। ये जो है एक टाइप ऑफ डिमेंशिया है जिसे हम अल्जाइमर डिसीज बोलते हैं। और ये एक दूसरा टाइप का डिमेंशिया है जो जिसे हम फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया बोलते हैं। वो नॉर्मल एमआरआई पे भी आपको थोड़े बहुत फर्क दिखने लगेंगे। देखिए यहाँ पे गैप्स कैसे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी मैं बात करता हूँ ये सब मैं आप लोगों को क्यों समझा रहा हूँ। क्योंकि अगर इंडिया का सीन देखें तो जो हमने असेसमेंट किया, जो कम्युनिटी बेस्ड हमने टेस्टिंग किए, वहां पे हमें समझा कि 33 से लेके ऑलमोस्ट 50%, मतलब एक तिहाई से लेके आधे लोगों में, जिन लोगों में असेसमेंट किया गया, जिन्हें जो डॉक्टर्स के पास कभी नहीं गए थे, ये कम्युनिटी बेस्ड असेसमेंट्स थे, उनमें साइकेट्रिक सिम्टम्स या डिसऑर्डर मिले। ये 60 ईयर्स के एज के ऊपर अगर देखें तो क्या क्या कॉमनली हमें मिला।
सबसे ज्यादा हमें देखिए डिप्रेशन के साइंस दिखे, 21% ऑलमोस्ट उनमें दिखा। उससे ज्यादा भी हो सकता है। 16% में हमें देखिए मेमोरी प्रॉब्लम्स या कहीं ना कहीं दूसरे फंक्शंस ब्रेन के जो हैं उस पर असर आ रहा है। और 11% से ज्यादा में हमें दिखा कि एंजाइटी है। और ये ऐसे हैं, ये हम क्रॉस सेक्शनल स्टडीज करके बोलते हैं। मतलब मैंने जाके आपको पूछा, आप में कुछ परेशानी आ रही है क्या, कुछ इश्यूज आ रहे हैं क्या, और आप मुझे बताएंगे। पर ये वो नहीं पकड़ता है कि इसके पहले या इसके बाद में आपको क्या हो सकता है। तो अगर हम उसको भी गिन के रखें तो ये नंबर जो है 50% के बहुत ऊपर आएगा। ठीक है, तो मैं ये जो है ये मैं दिखाना चाह रहा था कि बीच में बहुत सारे ऐसे टॉक्स होते हैं कि एल्डरली नीड सेफ लाइफ। तो मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बोलूंगा कि सब लोग, चाहे बच्चा हो या एल्डरली हो, सब डिजर्व करते हैं कि सेफ लाइफ जी पाए। और दूसरी चीज जो है, वो जो लाइफ जी रहे उसको एंजॉय करे, उनको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिले। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, स्पेशली ओल्ड एज में, जहाँ पे हम दिखते हैं कि धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ लाइफ गिरता जाता है। तो अभी तक हमने डिमेंशिया के बारे में बात किया, तो थोड़ा इस बारे में भी देखते हैं कि कुछ डिमेंशिया के कारण रहते हैं जिसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल रहते हैं। मतलब ये अगर आप में पाए जाते हैं, अगर आपको कुछ डिमेंशिया जैसे चेंजेस आ रहे हैं, पर हमने देखा कि आप में ये सारी परेशानियां भी दिख रही है, तो ये रिवर्सिबल हो सकता है। जैसे कुछ दवाइयाँ, जैसे कुछ हम एपिलेप्सी के लिए कुछ दवाइयाँ लेते हैं, या फिर एंटीसाइकोटिक्स, उसकी वजह से थोड़ा ब्रेन का फंक्शनिंग गिर सकता है। डिलीरियम, डिलीरियम ऐसी चीज होती है जिसमें आदमी कंफ्यूज हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता वो कहाँ पे है, टाइम क्या है। घर से भागने की कोशिश करते हैं, कहीं भी जाते रहते हैं। डिप्रेशन, उसके वजह से भी ऐसे चेंजेस दिखते हैं जिसे हम डिमेंशिया जैसे मान के जाते हैं, इसीलिए इसे सूडो डिमेंशिया भी बोला जाता है। एंडोक्राइन या मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, मतलब अगर जैसे आपको थायराइड के प्रॉब्लम्स हैं या फिर डायबिटीज के प्रॉब्लम्स हैं और ये वेल कंट्रोल में नहीं है, ये भी डिमेंशिया जैसे चेंजेस आप में दिखा सकते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज या टॉक्सिसिटी, जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन B12 या विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है, इसमें डिमेंशिया जैसे चेंजेस आते हैं। टॉक्सिसिटी स्पेशली मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली काफी सारे केसेस हमें दिखाई दे रहे थे, स्पेशली साउथ इंडिया में, केरला के आसपास, जहाँ पे बेसिकली हमने देखा था कि कुछ लोग जो मेडिसिन हैं, स्पेशली वो आयुर्वेदिक मेडिसिन थे, उसमें हाई कंटेंट ऑफ लेड मिला था। तो जो हाई कंटेंट ऑफ लेड था, उसके वजह से उनको डिमेंशिया जैसे चेंजेस आ रहे थे। अगर आपके आंख में या कान में प्रॉब्लम आ रहा है और आपने उसको ठीक नहीं कराया, तो आपके ब्रेन को जो स्टिमुलेशन मिलना चाहिए, जो उसको एक्टिविटी मिलनी चाहिए, वो मिल नहीं पाती है। इसकी वजह से भी डिमेंशिया जैसे चेंजेस दिखते हैं। कोई इन्फेक्शन अगर हो, उसकी वजह से हो सकता है। एंड अल्कोहल यूज अगर एक्सेसिवली होता है, उसमें भी रिवर्सिबल डिमेंशिया जैसे दिखाई देता है। बट लोग बोलते हैं कि सर हम में तो ये सब चीजें हैं नहीं, तो हम क्या करें। तो डिमेंशिया क्या रिवर्सिबल होता है क्या? तो उस चीज को अगर देखें, तो हम देखते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज रहती है डिमेंशिया अगर आपको करना है ठीक, वो होता है असेसमेंट। अगर आपने असेसमेंट नहीं कराया, तो कभी पता ही नहीं चलेगा आपको कि प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि सर मेरे को बीपी जो है 2 साल से है, तो जब वो ऐसा बताते हैं, ऐसा पता चलता है कि डायग्नोसिस उनका हाई ब्लड प्रेशर का 2 साल पहले हुआ था, पर एक्चुअली में उनका ब्लड प्रेशर काफी पहले बढ़ चुका होगा। पर अगर आपने चेक नहीं कराया अपना बीपी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये असेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दवाइयाँ रहती हैं जिससे हम देखते हैं कि बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आ सकते हैं। स्पेशली अगर मैं परसेंटेजेस में बोलूँ तो ऑलमोस्ट जो चेंजेस हमें डिमेंशिया में दिखाई देते हैं, अराउंड 60-70% तक हम मेडिकेशंस के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस, बेसिकली लाइफस्टाइल के चेंजेस के बारे में हमारे पास बहुत एविडेंस नहीं है। बट जो एविडेंस हमें दिखा रहा है, वो ऐसे बताते हैं कि आप जितने डिफरेंट एक्टिविटीज में घुस सकते हैं, ब्रेन के उतने एरियाज जो हैं एक्टिवेट होते हैं, और उसके वजह से जो ब्रेन का लॉस है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो सकता है। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये दो थेरेपीज हैं जिसके थ्रू भी डिमेंशिया थोड़े बहुत उसमें जो फंक्शनिंग चले जाते हैं,
उनको हम ला सकते हैं। तो याद रखिए कि पॉसिबल रहता है जो फंक्शंस गए हैं उनको रिस्टोर करना। और इसलिए एक्चुअली जीरियाट्रिक पेशेंट्स मेरे फेवरेट रहते हैं, क्योंकि उनमें वो फंक्शन दे देना जो वो पहले कर सकते थे पर पिछले 2-3 साल से नहीं कर पा रहे, पिछले 5 साल से नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाई देती है जब आपको दिखता है कि वो वापस कर पा रहे हो, उनके अंदर जो खुशी आती है वो देखने लायक रहता है। अच्छा, इसको छोड़ के कुछ क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं तो मैंने पहले ही उनको बताता हूँ। पहली चीज है मेमोरी प्रॉब्लम्स क्या क्या होते हैं सर एज में। तो ओल्ड एज में आपको याद रखना है मेमोरी प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं। सबसे माइल्ड जब डिमेंशिया रहता है तो हम देखते हैं कि उसमें लोगों में इमीडिएट मेमोरी में प्रॉब्लम आता है। इमीडिएट मेमोरी मतलब आपको आपने सुबह खाना क्या खाया, या फिर आपने चाबी कहाँ रखी, फोन कहाँ रखा, कोई पेपर कहीं रखा था कहाँ था, ये सारी चीजें आप भूलने लगते हैं या फिर मिसप्लेस कर देते हैं। ये शुरुआत में ये दिखाई देता है। ये सबसे अर्ली स्टेज है। ये अगर बढ़ता जाता है तो आपके रीसेंट मेमोरी में प्रॉब्लम्स आते हैं। रीसेंट मतलब पिछले हफ्ते जैसे आपने क्या खाया था, कहाँ गए थे, आपको ये याद नहीं आ पा रहा है। और फाइनली एंड स्टेज में जब डिमेंशिया बहुत आगे पहुंच जाता है तब हम देखते हैं कि मेमोरी में आपके पास्ट मेमोरीज भी उड़ जाते हैं बहुत हद तक। कुछ लोग अपने बच्चों को याद नहीं कर पाते, उनका नाम क्या है वो नहीं बोल पाते हैं। उनको मेमोरीज जो रहते हैं बहुत पहले के रहते हैं, तो वो बच्चे जैसे थोड़े कभी कभी एक्ट करते हैं। अच्छा, कोविड के साथ क्या हुआ। तो कोविड के साथ इम्पोर्टेंट ये है कि स्पेशली एल्डरली पॉपुलेशन जो था उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। आपके ज़्यादातर जो फ्रेंड्स थे उनमें आपने देखे कि किसी ना किसी को कोविड होते हुए गया है। बहुत लोगों ने लॉस देखा है अपने फ्रेंड्स, अपने क्लोज रिलेटिव्स का। जो डर ओल्ड लोगों में था कोविड लेके, उतना और किसी बाकी जनरेशन में नहीं दिख रहा था, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा था कि मॉर्टालिटी भी सबसे ज्यादा उधर थी। तो कोविड की वजह से साथ ही साथ में ये प्रॉब्लम आया कि जो लोग बाहर जाते थे, थोड़ा टहलते थे, वो एक जगह पे अटक गए। ज्यादा बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ज्यादा कुछ और कर नहीं पा रहे हैं, तो वो चीज जो जिससे उनके ब्रेन का फंक्शनिंग रिस्टोर्ड रहता था, उन चीजों को नहीं कर पा रहे थे। और इसकी वजह से डिमेंशिया के चेंजेस पिछले 2 साल में कुछ लोगों में और जल्दी से दिखाई दे रहे हैं। तो कोविड की वजह से अलग से हमने ये भी देखा है जिन लोगों को कोविड होके गया है उनमें भी डिमेंशिया के चेंजेस अर्लियर आ रहे हैं कंपेयर टू इसके पहले जो रहते थे। लास्ट जो एक था कि काफी लोग पूछते हैं कि सर मेरा हस्बैंड जो है वो तो फोन से एडिक्ट हो चुके हैं, छोड़ते ही नहीं है। तो इसके बारे में देखिए क्या है, मोबाइल फोन जो है या स्मार्टफोन जो टेक्नोलॉजी है बहुत रिसेंटली आई है, पिछले 15-20 साल में एकदम वाइड स्प्रेड हुआ है, उसके पहले था नहीं। तो हमारे पास लॉन्ग टर्म स्टडीज इसके लिए नहीं है। पर जितना हमें समझ में आ रहा है, जितना पहले का डेटा दिख रहा है, उससे जितना समझ आ रहा है वो ये है कि यस, बिहेवियर की तरफ एडिक्शन होता है। तो मोबाइल से जो बोलते हैं लोग एडिक्शन, टर्म एक्चुअली मुझे अच्छा नहीं लगता उसके लिए, ओवर यूज बोल सकते चाहिए तो। पर मोबाइल की तरफ ओवर यूज होता है। और हमने वो देखा है कि जो लोग एक ही चीज को करते रहते हैं, अगर आप पूरे टाइम सिर्फ व्हाट्सएप पे हैं और व्हाट्सएप पे सेम चीजों को फॉरवर्ड कर या सेम चीजें पढ़ रहे हैं, आप अपने ब्रेन के बाकी एरियाज को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं जिनको एक्टिवेट होना जरूरी था। और अगर वो एक्टिवेट नहीं रहता है तो क्या होता है, वो जगहें जहाँ पे धीरे धीरे एक्टिविटी नहीं रहती है वो धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। तो आप कुछ चीजें ही कर पाते हो। तो जो आदमी ज्यादातर व्हाट्सएप पे फोन पे लगा रहता है वो बाकी चीजों के फंक्शनिंग और जल्दी गिरते हैं उसके। ऑल्दो व्हाट्सएप करने की फंक्शनिंग उनकी रहेगी ज्यादा। तो मैं सिर्फ फाइनली ये बोलना चाहूंगा कि देखिए आप सबके पास चॉइस रहता है। आपके पास चॉइस है कि आप ज्यादातर ओल्ड एज को जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, उनको मान के चलिए कि हाँ ये एजिंग का प्रॉब्लम है, एज में सबके साथ होता है, सिर्फ मेरे साथ नहीं होगा। तो आपको ज्यादातर क्या दिखाई देगा, उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको एंजाइटी या डिप्रेशन के चांसेस ज्यादा आते हैं, उदास चिड़चिड़पना बढ़ जाता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, आप दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, आप अपने आप नहीं कर पाते हो सारी चीजें। आप ये कर सकते हैं, या फिर आप ट्राई कर सकते हैं लाइफस्टाइल में कुछ बदलिए, दवाइयों में बदलिए, असेसमेंट कराइए अपना रेगुलरली,
तो क्या है, आपके फंक्शनिंग जो है हम पहले कैच कर सकते हैं कि कहाँ पे गिर रहे हैं, और उसके लिए हम स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज या स्पेसिफिक मेडिसिन दे सकते हैं। और इससे क्या होगा, आप अपना लाइफ जिएंगे, पर आपको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी वो बहुत डिफरेंट रहेगी कंपेयर टू अगर आपने ये ऑप्शन नहीं चुना तो। पर यही है मेरा टॉक जो था, मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि ये ऑप्शन आपके पास हैं। हर चीज जो है हम जो अब तक देख रहे हैं वो नॉर्मल एजिंग का पार्ट नहीं रहता है, कुछ चीजें ज्यादा होती हैं। और मेडिसिन और थेरेपीज और लाइफस्टाइल चेंजेस इनको ज्यादा अच्छी तरह आपको बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ दे पाते हैं। तो फाइनली ये मैं बोलना चाहूंगा, एक कोट है ये आप लोगों के लिए, कि आप ओल्ड एज को हील नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते, आप उसको प्रोटेक्ट करिए, आपको प्रमोट करिए और उसको एक्सटेंड कीजिए। जो क्वालिटी ऑफ लाइफ लोग बताते हैं ओल्ड एज में, अगर आप विद सपोर्ट, विथ गुड लाइफस्टाइल चेंजेस, विथ मेडिकेशंस अगर कर रहे हैं, तो उनको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, बहुत लोग मुझे बताते हैं मेरे पेशेंट्स की उनको अपने 40s या 50s में कभी नहीं मिले, या उसके पहले कभी उतना अच्छा क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं मिला जितना उनको रिटायरमेंट के बाद मिल रहा है। सर मेरा भी एक प्रश्न है, आपने कोर्ट से मतलब लास्टिंग करी थी इसकी, तो सर आपकी जितनी भी बातें हैं उनसे एक चीज समझ में आई है कि जो वृद्धावस्था है वो शरीर का नहीं बल्कि मन का रोग होता है। बट आप देखेंगे कि वो जो एज इफेक्ट होता है कि जब हम 60 इयर्स ओल्ड हो जाते हैं तो डायबिटीज भी होता है, हमको बीपी भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सर ये जो मन की बीमारी है वो तन से ही स्टार्ट होती है, बट फिर भी इसको ऐसा कहा गया है कि ये शरीर का नहीं बल्कि मन का रोग है। फिर सर क्या है इसमें? निधि जी देखो, ये चीज में मैं बाकी साइकेट्रिस्ट से थोड़ा अलग मानता हूँ। बात ये है कि मन या शरीर कुछ अलग चीज नहीं होती है, जो है पूरा एक सिस्टम है, एक साथ में काम कर रहा होता है। जो आपका ब्रेन है वो आपके शरीर के बिना फंक्शन नहीं कर सकता है, और वैसे ही आपका जो शरीर है वो ब्रेन के बिना फंक्शन ठीक से नहीं कर सकता है। तो अगर आप बोलें कोई भी ऑर्गन जो है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, अगर लिवर है उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लंग ट्रांसप्लांटेशन होता है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन होता है, पर ब्रेन ऐसी चीज है जिसको हम कभी ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज्यादा वो वेल कनेक्टेड है पूरे बॉडी के साथ कि अगर आपको ब्रेन चेंज करना है, कुछ एरिया चेंज करना है, तो आप पूरे नक्शे को चेंज कर सकते हो उसके। तो जो मैप है पूरा बॉडी का और ब्रेन का वो साथ में काम करता है। कहीं पे हम मन को अगर आप अलग करके देखेंगे ना, वो एक क्लासिफिकेशन है जो हमने खुद बनाया है। जो कुदरत है, कुदरत में कुछ अलग नहीं है, ब्रेन अलग या बॉडी अलग ऐसा नहीं है, सब साथ में काम करते हैं। अगर हम देखें एकदम एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जब जो एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म रहता है से लेके अभी तक हम जैसे हैं, हर जगह एक रेगुलेटरी ऑर्गन रहता है। जो छोटे वाले उधर रहते हैं, उधर हम सिर्फ नर्वस सिस्टम बोलते हैं, धीरे धीरे जब मैमल्स आते हैं और हमें ब्रेन बोला जाता है। पर वो जो है वो सेंट्रल है, जो जो मैं बोल रहा था अपने टॉक में, 3 मेन पॉइंट जो याद रखना है कि सेंट्रल ऑर्गन जो है वो ब्रेन है, वही पूरा कंट्रोल कर रहा होता है। और आपको अभी भी जो सब मतलब फीलिंग्स आ रहे हैं, जो भी आप लर्न कर रहे हैं, वो सब ब्रेन के फंक्शंस हैं। तो एज सच अगर हम बोले ना, तो ब्रेन के फंक्शंस और बॉडी के फंक्शन साथ में ही गिरते हैं। इनफैक्ट हमने देखा है फॉर एग्जांपल काफी सारे लोग जिनको बावेल या ब्लैडर हैबिट्स लॉस हो जाते हैं, उनको कंट्रोल नहीं रहता है अपने बावेल हैबिट्स के ऊपर, बार बार वॉशरूम कब जाना है समझ में नहीं आता है, उनमें अगर हम ब्रेन के मेडिसिन स्टार्ट करते हैं तो उनमें वो सारे फंक्शंस भी ठीक होने लगते हैं। मैंने वो देखा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे को कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है, उनमें हम जब दवा शुरू करते हैं तो हम देखते हैं कि उनका कॉन्स्टिपेशन भी कंट्रोल में आ जाता है। तो एज सच मेरा वापस यही कहना रहेगा कि ब्रेन और जो बॉडी है उसको अलग से नहीं सोचिए, सब सिस्टम एक ही है, ऐसे करके सोचेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको दी है। मेरे दो तीन छोटे छोटे सवाल हैं। जीवन भर हम फिजिकल एक्सरसाइज जो करते हैं तो हमको पता लगता है, फिजिकल मसल चलना विजिबल दिखते हैं कि हम चल रहे हैं, वो कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फिजिकल हम अपने को एक्टिव रखते हैं, तो काफी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बनाते रहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ ब्रेन का हम एक्सरसाइज जाने अनजाने में करते हैं, ऑक्यूपेशनल उसमें करते हैं, नौकरी में है, सर्विस में है, कोई भी अपना काम कर रहे हैं उसमें हमारा ब्रेन लग रहा है, लेकिन आफ्टर सम सर्टेन एज, जो आपने एज बताई है,
60 के बाद, 61 के बाद हमको कौन कौन सी सरलतम एक्सरसाइज हमको करना चाहिए। एक तो ये जो जो कि हमको थोड़ा नजर में आए, और क्या हमें जो हम डिस्कशन करते हैं, हैवी डिस्कशन आपस में जो बहस करते हैं, डिस्कशन करते हैं नॉलेज गेन करने के लिए, क्या वो भी उसमें शामिल है? थैंक यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, क्योंकि थैंक मैं यू। आपको ये बताऊंगा कि ये जो क्वेश्चन सवाल है ना, इससे बहुत सारे लोग बहुत टाइम से इसको डिस्कस करते आ रहे हैं, थैंक यू। और हमारे पास किसी के पास एक अच्छा एविडेंस नहीं है। मैं आपको अपना अंडरस्टैंडिंग बता सकता हूँ। मैंने जो देखा है कि ब्रेन के लिए स्पेशली एक एज के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपके ब्रेन के बहुत सारे एरियाज जो हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के समय ही एक्टिवेट होते हैं। जैसे मैं अगर ये पेन ऊपर कर रहा हूँ, मेरे ब्रेन में जो सेल्स एक्टिवेट हैं वो अलग हैं अगर मैंने लेफ्ट हैंड से ऊपर किया। जी। तो बेसिकली जितना हम देखते हैं कि आप जितने डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं उतने ज्यादा वो सेल्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, और जो सेल्स काम करते हैं वो रहते हैं। जो नहीं काम कर रहे होते हैं, ब्रेन क्या करता है, उनको धीरे धीरे हटा देता है। बताते हैं। तो अच्छा, अगर ठीक जैसे आप एक ही चीज कर रहे हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि मैं रोज सुडोकू करता हूँ पर आप सिर्फ सुडोकू कर रहे हैं, तो है। मेरा आपको वो बोलना होगा कि आप बदलिए, उसको चीज बदलिए, सुडोकू छोड़ के कुछ और कीजिए। एंड डिस्कशंस जो है एज सच, डिस्कशंस ऐसी चीज है जहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स एक्टिवेशंस होते हैं। क्योंकि डिस्कशन में मुझे पहले तो आपको देखना है, आप जो बोल रहे हैं आपके वॉइस का मुझे जो पैटर्न है वो कैच करना है। आप बॉडी लैंग्वेज क्या दिखा रहे हैं मैं वो देख रहा हूँ आपका, आपने जो बोला उसका मीनिंग क्या है वो मैं समझ रहा हूँ। मल्टीपल एरियाज उसके लिए इन्वॉल्व हैं। फिर उसके बाद मुझे उससे जो इन्फॉर्मेशन आया उसको प्रोसेस करना पड़ेगा और उसको आपके पास देना पड़ेगा अपनी ओपिनियन के तौर पे। उसके लिए भी मल्टीपल वो कह सकते हैं कि मल्टीपल न्यूरॉन एक्टिवेशन हुआ है। तो आप जितने डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्कशंस में घुस रहे हैं वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू लेट्स से कि अगर आप एक ही चीज के बारे में डिस्कशन कंटिन्यूसली करते आ रहे हैं। अगर सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट ही करते आएंगे तो अच्छा, आपका समझ क्रिकेट गया। वाले सेल्स अच्छे रहेंगे पर बाकी सब हाँ जाएंगे। पर जी, अगर आप वैरायटी। मल्टीपल मल्टीपल काम करेंगे तो सारी चीजें थोड़े बहुत तक सस्टेन कर पाएंगे। और जहाँ तक ब्रेन के एक्सरसाइज का सवाल है, तो छोटे छोटे सिंपल क्विज रहते हैं, मैथ्स के क्विज हुए या किसी भी सब्जेक्ट के छोटे मोटे क्विज, यदि उनको लगातार सॉल्व करते रहे, जो कि हम भूल जाते हैं, वो भी इसके लिए फायदेमंद है क्या? और ऐसा कहते हैं, ऐसा एक सेकंड, ऐसा भ्रम है कि हम किसी अक्षर को पहचानना, CO को लगातार पहचानना, या हिडन कलर में हिडन वर्ड को संभालना, ऐसे मैसेज हमने देखे काफी समय। वो क्या इससे इस तरह इंगित करते हैं क्षेत्र में या नहीं? देखिए बात ये है सर कि अगर आप अपने फंक्शंस को देखिए, एज के बाद ना सारे फंक्शन धीरे धीरे कम होने लगते हैं, वो हमें दिखता है। जी। और दिन में हमारे पास कुछ ही घंटे रहते हैं, हम हर चीज को नहीं कर सकते हैं कि आप इतने घंटे एक एक्टिविटी के ऊपर डाल रहे हैं, वो सारे आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के ऊपर नहीं कर सकते हैं। तो मेरा रिकमेंडेशन ऐसा रहेगा कि बेसिकली अगर आप एक्टिविटीज जो भी कर रहे हैं उनको स्विच करते रहिए, चेंज करते रहिए, अच्छा, ठीक और है। अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करते रहिए, तो वो आपके लिए यूजुअली अच्छा काम करता है। और वो वाले फंक्शंस जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं वो वाले आप कीजिए, राइट, क्योंकि राइट। वो हाँ एग्जैक्टली जैसे अगर आप समझ गया। फाइनेंशियल सेक्टर में हैं या फिर हाँ, आप हाँ, हाँ। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका मैथ्स जो है ऑन पॉइंट होना चाहिए, आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। तो नहीं, मैं उसके इसकी लिए बात नहीं कर रहा, ये जी मैं ब्रेन को कैसे व्यस्त रखा जाए इन गुड सेंस, केवल उसकी बात कर रहा हूँ केवल। सर, मैं इसमें वही बताना चाह रहा हूँ आपको कि हाँ। हर आदमी के लिए वो स्पेसिफिक रहता है। मैं अच्छा, जनरल एडवाइस नहीं दे सकता हूँ कि आप ये करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। ठीक ये ठीक। चीज हर चीज के लिए ट्रू रहेगा। अगर आप योगा करेंगे तो बेटर हो जाएगा, थोड़ा बहुत बेटर होगा आपका ब्रेन पहले से, अगर आप योगा नहीं करते थे तो। जी जी। अगर आप सुडोकू कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे तो आपका अच्छा, ब्रेन थोड़ा बेटर काम करेगा। तो कोई भी नया एक्टिविटी जो आप स्टार्ट कर रहे हैं यूजुअली आपके ब्रेन के फंक्शनिंग को हेल्प करता है। ठीक। तो एज सच इसीलिए आपको दिखेंगे ना, आप जहाँ पे भी पूछेंगे अलग अलग लोग आपको अलग अलग चीज बताएंगे, जी क्योंकि उनके ब्रेन के लिए वो स्पेसिफिक चीज काम की है। पर आपके लिए बेटर ये रहता है कि आपकी हिस्ट्री को हम देखें, जेनेटिक्स को देखें और उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए एक प्लान बनाएं। एंड मैं दूसरा एक चीज इधर बताना चाहूंगा सर कि
जेनेटिक्स जो है बहुत हद तक ये चीजों को डिटरमाइन करते हैं। मतलब ये है कि आप अपने एनवायरनमेंट को कितना भी बदल लो, वो ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 15 से 30% तक बदलाव देगा। जी जो मेन है वो आपके खुद की बायोलॉजी है, उसको आप कैसे बदलते हो, एंड वो यूजुअली हम मेडिसिन के थ्रू ही कर पाते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर मैं एक प्रश्न और रखना चाहती हूँ कि जैसे आपने बोला है लाइफस्टाइल के बारे में आपने बताया, तो अल्जाइमर्स शब्द आया है सर और डिमेंशिया आया है, और आज के पहले शायद मुझे भी नहीं मालूम था कि वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया जाता है 21 सितंबर को। आज ही मैंने देखा। तो सर जैसे प्रश्न भी आया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया सर? तो डिमेंशिया जो रहता है वो एक अम्ब्रेला टर्म रहता है। अम्ब्रेला टर्म मतलब डिमेंशिया हम किसी भी चीज को बोल सकते हैं जिसमें आपको दिख रहा है कि ब्रेन का फंक्शनिंग जो है वो धीरे धीरे गिरता है। एल्जाइमर जो है वो एक टाइप ऑफ डिमेंशिया रहता है, उसे हम एल्जाइमर डिमेंशिया बोलते हैं, जिसमें यूजुअली मेमोरी कंप्लेंट्स पहले आते हैं। तो आपको दिखता है कि लोगों में मेमोरी प्रॉब्लम सबसे पहले दिखाई देते हैं। और सिमिलरली दूसरे टाइप के डिमेंशियाज रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया रहता है, जिसमें हम देखते हैं कि लोगों में इमोशनल प्रॉब्लम्स पहले आते हैं। तो ये लोगों का बचपना बढ़ जाता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने इमोशंस को उतनी अच्छी तरह कंपेयर टू समवन जिनको अल्जाइमर हुआ है। तो इसीलिए अलग अलग तरीके रहते हैं। डिमेंशिया जो है वो एक जनरल टर्म है, सारे फंक्शन के जो लॉसेस है उसको वो डिस्क्राइब करता है। और कौन सा स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिमेंशिया है उसे हम अल्जाइमर बोलते हैं। अल्जाइमर एक टाइप ऑफ डिमेंशिया है अगर कह सकते हैं, जिसमें मेमोरी कंप्लेंट्स पहले आते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी रहता है, इमोशनल प्रॉब्लम्स अगर आते हैं तो बहुत लेट आता है। सर एक प्रश्न और है, ये भी हमारे दर्शक के माध्यम से आया है कि क्या वृद्धावस्था एक बीमारी है क्या सर? आ, अगर हम ऐसे बोले तो हर दुनिया में हर चीज जो है वो बीमारी कह सकते हैं। बात यह है कि हम सब अलग अलग तरीके के बने होते हैं। कोई भी एक आदमी दूसरे आदमी जैसा नहीं रहता है, हम सबकी बायोलॉजी अलग रहती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताता हूँ कि आप एक चीज अगर कर सकते हैं वो ये समझिए कि आप एकदम यूनिक हैं, आप एकदम अलग हैं। आपके ऊपर वो चीजें नहीं चलने वाली जो बाकी लोगों के ऊपर चल रही हो। जो किसी के लिए काम करता है हो सकता है आपके लिए काम नहीं करे। आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि काम क्या करें। और जो डिसीज है, डिसीज अगर बोले, बीमारी जो बोले, वो हमारा डेफिनेशन होता है मैम। डेफिनेशन मतलब जी सर। हमने वो खुद डिफाइन किया है कि अगर किसी भी चीज में आपके फंक्शनिंग के ऊपर असर आता है, आप फंक्शन नहीं कर पाते उतनी अच्छी तरह, तो उसको डिसीज का पार्ट माना जाना चाहिए, ताकि उसके लिए हम कुछ ट्रीटमेंट कर पाए। पर जैसे मैंने बोला, ये सारी चीजें हमने बनाई हैं, ये डेफिनेशन हमने दिया है। अगर हम देखें तो दुनिया में सब कुछ ही डिसीज बनाई जा सकती है, सब कुछ उल्टा बोला जा सकता है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने बारे में समझिए, आपकी यूनिक जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है उनको समझिए, और उसमें आपको क्या क्या आ रहा है उन चीजों को समझिए। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, आजकल मैं जैसा देख रही हूँ मेरे आसपास मेरे परिचितों में मैंने 3 सुसाइडल केस देखे। एक था 62 इयर्स, एक थी लेडी 75 इयर्स, और एक कल हुआ जो 50s में था। और कारण बड़े छोटे छोटे, जैसे एक तो मेरी फ्रेंड थी और उनके समधी बेटे की 21 तारीख को शादी होती है, और 25 तारीख को एक छोटे से कारण से कि रात में उनकी वाइफ मिठाई बांट रही है, वो लौटी नहीं समय पे, तो वो अपना रूम बंद कर लेते, अक्सर करते थे। तो ये सोच के कि चलो मैं नीचे सो जाती हूँ, बहन के पास सो जाती हूँ, और सुबह जब दरवाजा तोड़ा जाता है तो वो हैंग मिलते हैं। एक मेरे वो है उनकी 75 इयर्स की मदर, सेम डे। और कल मेरी फ्रेंड है, उनके हस्बैंड 50 से 52 साल के, जॉइंट फैमिली, और हैंग। तो क्या ये सुसाइडल टेंडेंसी अब बच्चों से एडल्ट की ओर चल रही है, और क्या कारण हो सकते हैं? छोटे छोटे से कारण थे। तो मैम उनकी तो बेटी की भी शादी है फरवरी में, जो कल जिन्होंने सुसाइड किया उनकी फरवरी में बेटी की शादी है। तो अभी क्या ये मैच्योरिटी, मतलब एज का ये जो फैक्टर है, ये मैच्योरिटी वाला होता है, कोई ऐसा किशोर वय वाला नहीं होता। तो ये टेंडेंसी कैसे डेवलप हो रही है? मैंने तो अभी 25 से 3 तारीख तक 3 केस देख लिया, वो भी मेरे आसपास के लोगों में। तो मैम इसके लिए मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहली जो चीज़ है,
कोई भी सुइसाइड को अगर हम देखें ना, कभी भी कोई सुइसाइड ऐसा नहीं होता जो सडन होता है। एक्चुअली साइंस हमेशा आसपास रहते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोसाइटी में हम इन चीजों को नजरअंदाज करते हैं। स्पेशली जैसे वो वाले सर जिनकी बेटी की शादी थी 2 महीने में, तो हाँ, तो यूजुअली क्या रहता है मैम, ब्रेन का रिस्पॉन्स रहता है ये जो सुइसाइड रहता है। क्या रहता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको बहुत सारा काम दिया, तो आप क्या करोगे, उसको एस्केप करने की कोशिश करोगे। एस्केप करके कैसे करोगे, कुछ बहाना बनाएंगे, कुछ और करेंगे, ऐसे करके चलता है। तो ब्रेन जब भी स्ट्रेस में रहता है, जब आप उसको बहुत चिल्ला रहे होते हो उसके ऊपर, या फिर उसको बहुत सारा प्रेशर दिया है, या फिर बहुत सारा काम करना पड़ रहा है साथ में, वो उसको एस्केप करने की कोशिश करता है किसी तरीके से। कुछ लोग ड्रग्स की तरफ जाते हैं, अल्कोहल की तरफ जाते हैं, कुछ लोग कुछ और चीज की तरफ जाते हैं, पर हर आदमी का ब्रेन जो है अलग तरीके से स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करता है। बात ये है, जो एस्केप वाले फिनोमिना है उसमें से एक एस्केप जो क्या रहता है कि मेरे लाइफ में वैसे भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, कोई फायदा नहीं है, मैं लाइफ से ही एस्केप कर जाता हूँ। और इसी का फाइनल जो आगे जाता है, सीवियरिटी अगर बढ़ जाता है तो सुइसाइड होता है। तो यूजुअली हम अगर ऐसे केसेस में देखते हैं तो बाद में लोगों से बात करते करते समझ में आता है कि पॉसिबली कुछ सालों से इनमें ये सारे चेंजेस दिखाई दे रहे थे, और हमने बस नोटिस नहीं किया, क्योंकि बात यह है कि कोई ट्रेन नहीं करता हमें इन चीजों के बारे में नोटिस करने के लिए। तो हम यूजुअली ऐसे मानते हैं कि ठीक है, छोटी चीज होगी। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, छोटी चीज कैसे आप हमारे लिए छोटी चीज हो सकती है पर दूसरे के लिए बड़ी चीज हो सकती है। मेरे पास एक बच्ची आई थी, उसकी मदर ने आके मुझे बताया कि सर ये इतना ज्यादा चिढ़ जाती है कि ये ना चुपचाप, मतलब ऐसा था कि बैठी हुई थी, मैंने सिर्फ जाके उसे बोला कि जाके ये काम कर दे, और चिढ़ गई और उसने पॉपकॉर्न पूरा फेंक दिया मेरे ऊपर, मारने लग गई मेरे को, ऐसे करने लग गई। तो ऐसे सोचे, अगर हम पेरेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो ऐसे लगता है कि यार ये क्या था, सिर्फ काम करने बोला और इसके लिए ऐसा रिस्पॉन्स क्यों। पर जब मैंने बच्ची से बात किया तो अलग पिक्चर मिला। बच्ची ऐसा बताती है कि उसको जो उसकी मम्मी है एक्सेसिवली काम करा रही है बहुत टाइम से, वो उसको फ्री टाइम थोड़ा भी नहीं देती है। उसने बहुत मुश्किल से पूरे हफ्ते में सारे जो घर के काम थे वो खत्म किए, और उसके बाद उसने बोला चलो आज जाके एक मूवी देखती हूँ, जो मूवी वो बहुत टाइम से वेट कर रही थी देखने के लिए। उसके लिए उसने मूवी का वो खोला, पॉपकॉर्न बनाया, तब तक उसकी मम्मी आ गई एक काम और लेके, जो वो इमीडिएटली उसे करने की जरूरत नहीं थी, पर उसको पुश किया जा रहा था कि तुम काम करो। तो ये चीज जो मदर जो है वो एकदम छोटी चीज सोच रही है, वो डॉटर जो है उसको बहुत बड़ी चीज मानती है। तो हम कह नहीं सकते हैं कि ये छोटी चीज है, क्योंकि हो सकता है उनके लिए और फैक्टर भी रहेंगे, और उनका जो इस चीज का एक्सप्रेशन रहेगा अलग रहेगा। बट जितना हमने देखा है, जब भी ये सारी चीजें होती हैं, जहां पे भी हम सुइसाइड देखते हैं, यूजुअली वो एक स्ट्रेस की तरफ रिस्पॉन्स रहता है। कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि इधर उनका डिमांड बढ़ गया, जैसे ये वाले सर थे, उनका शादी के लिए पूरा प्लानिंग जो डिमांड था वो बढ़ा होगा, या हमें दिखता है कि उनका वर्कलोड बढ़ गया कहीं ना कहीं, या हमें दिखता है कि किसी बीमारी की वजह से, चाहे डिप्रेशन हो या कुछ और हो, उनका जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है ब्रेन का वो कम हो गया है। तो यूजुअली इनमें से कुछ ना कुछ हमें दिखाई देता है। और सुइसाइड जो है हम एकदम एंड प्रोसेस मानते हैं, उसके पहले बहुत सारी चीजें रहती हैं। इट्स जस्ट कि ट्रेनिंग नहीं रहता है हमें। तो इनफैक्ट मैं भी बोलूंगा कि मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन रेसिडेंसी के पहले मुझे भी ये आइडिया अच्छी तरह नहीं था। हमारे एमबीबीएस ईयर्स में हम देखते रहते थे कि हर साल कोई ना कोई एक बंदा सुइसाइड कर रहा है, और हम सब सोचते थे इसकी लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी, इसे क्या प्रॉब्लम था, इसकी तो गर्लफ्रेंड भी थी, ये तो टॉप भी करता था। पर बाद में जब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन रेसिडेंसी की, तब हमें ये समझ में आने लगा कि इनमें भी ये सारी चेंजेस रहती हैं, पर ये लोग अच्छी तरह छुपा लेते हैं। और अगर आप देखोगे नहीं, ढूंढोगे नहीं, तो आपसे छुपाना बहुत आसान रहता है। तो मेरे ख्याल से ये चीज पॉसिबली इन चीजों का एक्सप्लेनेशन हो सकता है ना। थैंक यू रूप सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है कि मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक में क्या अंतर है? अक्सर जी बोलिए मैम, सॉरी। अक्सर रोगी को मनोवैज्ञानिक के पास ले जाते हैं, और तो पूछा है कि मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक में क्या अंतर है? मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सक अगेन जो है टर्म्स हमने खुद बनाए हैं,
मैं ये बोलता हूँ मैम कि बेसिकली जो हम साइकेट्रिस्ट रहते हैं, हमारा ट्रेनिंग ऐसा रहता है कि हम पहले 12th में साइंस लेते हैं, साइंस विद बायोलॉजी। उसके बाद हम एमबीबीएस करते हैं। उसके बाद हम जाके 3 साल का रेसिडेंसी करते हैं, जिसके बाद हम फाइनली साइकेट्रिस्ट बनते हैं। तो हमारी जो ट्रेनिंग रहती है पूरा साइंस बेस्ड ट्रेनिंग रहता है। हमारा काम ये रहता है कि हम जो भी चीज एडवाइस दे रहे होते हैं, जो भी आपको बोल रहे होते हैं, उसके पीछे एक एविडेंस का बेस रहता है या बायोलॉजी का एक बेस रहता है। उसके बिना हम कभी कुछ ऐसा एडवाइस आपको जैसे दे नहीं सकते हैं। तो ये चीज जो रहती है डॉक्टर्स में दिखाई देती है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्या है, ये लोग ऐसे रहते हैं जो यूजुअली 11th एंड 12th में उनको आर्ट्स की तरफ जाते हैं। तो इसलिए जो डिग्री रहती है बीए साइकोलॉजी एंड एमए साइकोलॉजी, ये आर्ट्स की डिग्रीज है। तो इनको एज सच साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं है। साइकोलॉजिस्ट जो रहते हैं बहुत अच्छी तरह कंट्रीब्यूट करते हैं। वो आपको अपने एक्सपीरियंस से आपको थोड़े लाइफस्टाइल चेंजेस बताते हैं, जिससे आप स्ट्रेस कैसे करके हैंडल कर सकते हो उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझते हो। पर जो बीमारियां रहती हैं, जहाँ पे ब्रेन में कुछ भी अगर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ बीमारी आ रही होती है, कहीं फंक्शन गिर रहा होता है, उसके लिए जो है स्पेशलिस्ट जो है वो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। क्योंकि एनीवे दूसरी चीज जो है कि साइकोलॉजिस्ट जो है, क्योंकि उनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मेडिसिन का बैकग्राउंड नहीं है, तो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो आपको डॉक्टर की तरफ से ही आएगा। तो यूजुअली डिफरेंस इतना ही हम बोलते हैं कि जहां भी मेजर प्रॉब्लम आ रहा होता है, आपको यूजुअली एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसी को भी हेल्प कर सकते हैं कुछ हद तक। इवन उन लोगों को जिनको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे, वो सिर्फ अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, या फिर वो स्ट्रेस को ज़्यादा अच्छी तरह हैंडल करना चाहते हैं, वो भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके उनको बेनिफिट मिलता है। पर जो हमारा साइड है, हम जब तक कोई डिसफंक्शन नहीं होता है, हम यूजुअली उसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं देखते हैं, तो हम यूजुअली कुछ चेंज नहीं करते हैं। एंड हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है वो मेन स्टे जो रहता है मेडिसिन के थ्रू ही रहता है। जैसे मैंने आपको बोला कि मेरे एक्सपीरियंस में जितना मुझे समझा है, 15 से 30% जो रहता है एनवायरनमेंट के हाथ में रहता है, और जो बाकी 70% से इवन 85% बोले, वो बायोलॉजी रहती है। तो मेडिकेशन जो रहते हैं इसलिए हमारे मेन स्टे रहते हैं, क्योंकि जो 80% 70% जो चीज़ है वो ब्रेन है और वो बॉडी है, तो उसको हम मॉडिफाई सिर्फ मेडिसिन के थ्रू ही कर सकते हैं। तो सर मेरा एक प्रश्न है कि आपने वृद्धावस्था के जो मनोरोग है उनके बारे में बताया, पर सर जो किशोर होते हैं इनके कौन-कौन से सर मनोरोग होते हैं? मैम, जो बच्चों में दिखाई देता है, एक्चुअली अगर हम सिर्फ बीमारियों के बारे में बात करें, जो ब्रेन के अलग अलग बीमारी रहते हैं, हम देखते हैं कि दो किस्म के रहते हैं बीमारियां। पहली चीज जिसे हम न्यूरो डेवलपमेंटल बोलते हैं, उसका मतलब बस यही है कि बच्चे को वो प्रॉब्लम जो है शुरू से ही रहे, जब से वो पैदा हुआ है शुरू से ही उसका ब्रेन एक अलग तरीके से काम कर रहा है, या अलग किसी फंक्शन में प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको, जो शुरू से ही दिख रहे हैं। इसको हम डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर यूजुअली ऐसे होते हैं तो ये वाले प्रॉब्लम जो कॉमनली हमें दिखाई देते हैं, एक सबसे कॉमन जो रहता है चाइल्डहुड में एंजाइटी रहती है, एडीएचडी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर रहता है, ऑटिज्म रहता है, साथ ही साथ में चाइल्डहुड में डिप्रेशन रहना, ये सारी चीजें कॉमनली हमें दिखाई देती है शुरू से ही। अगर हम दूसरे किस्म के बीमारियों के बारे में बात करें, तो हमें दिखाई देता है कि हमारे अंदर जो हमारा जो जेनेटिक्स है, जो जीन्स रहते हैं जिसका एक्सप्रेशन होता है, वो ना पूरे लाइफ में एक जैसा नहीं एक्सप्रेस होता है, बदलता रहता है। और हम देखते हैं कि ज्यादातर जो बदलाव आते हैं 2 पीरियड में आते हैं। पहला पीरियड जो है वो अराउंड 10 साल से लेके 15 साल तक शुरू होता है और 20-25 साल तक चलता है। ये प्यूबर्टी का टाइम रहता है, जब बच्चे में सडन ग्रोथ बढ़ता है। और दूसरा जो रहता है वो जीरियाट्रिक साइड पे आता है, जहाँ पे हम यूजुअली मेनोपॉज या एंड्रोपॉज देखते हैं। ये यूजुअली 45 ईयर्स के आसपास शुरू होता है, 55 तक चलता है। तो जो कोई भी आपको बीमारियां दिखाई देती हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, कोई भी डिसऑर्डर हो, बीपी की प्रॉब्लम हो, थायराइड के प्रॉब्लम्स हो, आपको यूजुअली दिखाई देता है कि वो इन दोनों पीरियड में निकलते हैं। 10 से लेके 15 और 25 तक जो चलता है
और दूसरा वाला जो रहता है वो 45 से स्टार्ट होता है, जैसे वो सारे डिमेंशिया की तरफ आते हैं। तो यूजुअली हम देखते हैं कि ये दोनों अलग अलग टाइप के पैटर्न दिखाई देते हैं। और अगर हम बोलें तो जितना अभी हमें समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें ज्यादातर जेनेटिक से चेंजेस आती हैं। तो ज्यादातर सारी बीमारियां जो है वो डेवलपमेंटल ही रहती हैं। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने फैमिली में दिखता है। अगर आपको एंजाइटी के फीचर दिखाई दे रहे हैं तो ज्यादातर ये रहेगा कि आपकी मम्मी के साइड में या फिर आपके पापा के साइड में किसी ना किसी को एंजाइटी जैसे सिम्टम्स रहेंगे, और ज्यादातर लोगों को ऐसे रहेंगे। तो ये चीज अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। जैसे मैंने बोला, बचपन में जो शुरू से ही हमें एकदम यंग एजेस में शुरुआत से दिखने लगता है, वो अटेंशन का प्रॉब्लम आता है, वो ऑटिज्म का प्रॉब्लम रहता है, एंजाइटी का प्रॉब्लम रहता है, और साथ ही साथ में डिसलेक्सिया या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी, ये 4 चीजें बहुत कॉमनली दिखाई देती हैं। पर बाकी सारी चीजें जो हम एडल्ट में देख रहे होते हैं वो बच्चों में भी आ सकते हैं। तो डिप्रेशन भी आ बिल्कुल सकता सर। है, एंजाइटी भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। थैंक यू सर। सर जैसे आपने बोला कि बच्चों में भी आ सकती है, तो सर बड़ों में क्या होता है कि उनको केयरिंग की ज्यादा आवश्यकता होती है, बच्चों को भी होती है। बट सर आपको क्या लगता है कि जो हम वृद्धावस्था की यदि बात करते हैं तो उस उम्र में हमको दवाइयों से ज्यादा मतलब देखभाल की आवश्यकता होती है कि हम उसके लिए भी कोई दवाई, क्योंकि देखिए बीपी का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो देन मुझे मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी। बट उसके बाद भी जो हमारे जो ओल्ड एज के लोग होते हैं या हमारे जो वृद्ध लोग होते हैं, इनको सर इसके बावजूद भी क्या केयरिंग ज्यादा मतलब इफेक्ट डालता है इनके जीवन में? मैम देखो, केयरिंग का बात जहाँ तक आता है ना, वो मैं बोलूँगा एक डबल एज स्वॉर्ड है। मतलब ऐसा है कि आप उसके पॉजिटिव भी देख सकते हैं, नेगेटिव भी देख सकते हैं। छोटे बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, उनको हमें केयर करके रखना पड़ता है, क्योंकि वो एकदम ग्रोथ वाले फेज में है। उनके ब्रेन ने अभी तक ज्यादा चीजें सीखी नहीं है कैसे करके हैंडल करने। पर जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम डिपेंडेंस हटा देते हैं। हम देखते हैं कि इवन आजकल के बच्चे जो हैं 6-7 साल से ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, सब कुछ खुद कर सकते हैं। और वो इंडिपेंडेंस जो रहता है वो हमारे पास रहता है, ओल्ड एज तक चलता है, और हम उससे बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। हमें अच्छा लगता है, सब कुछ चीज जो है वो मैं अकेले कर सकता हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं पड़ रही है। और फिर सडनली आपके फंक्शन गिर रहे हैं, आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हो, ये कोई भी आदमी अच्छी तरह नहीं ले पाता है। अगर आप देखें, ये हर चीज में रहता है। कोई भी पर्सन को अगर कोई बीमारी आ जाती है, ओल्ड एज की बात नहीं है, पहले आ जाती है, अगर किसी को स्ट्रोक आया या कुछ और आया, इन सब में हमें ये दिखाई देता है कि उनमें वो डिपेंडेंस आ जाता है, और उसकी वजह से उनको बहुत गिल्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम्स लगते हैं। इनफैक्ट बहुत लोग जो सुइसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं, वो बताते हैं कि बहुत समय मेन रीजन उनका सुइसाइड अटेम्प्ट करने का ये था कि मुझे डिपेंडेंट नहीं होना है किसी और के ऊपर, मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे करके जीने में। तो वो एक बहुत ही मेजर चीज रहती है। केयर करने से हेल्प होता है, पर मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि हमें हमेशा इंडिपेंडेंस की तरफ जाना चाहिए। जितना आदमी खुद कर पा रहा है उतना ज्यादा अच्छा है। तो इतना ही बोल के मैं अपना टॉक एंड करता हूँ इधर।